हेलो। बेटा देखो, आज हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय शक्ति के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति होती क्या है। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक राष्ट्र अपने शत्रु राष्ट्र या अपने विरोधी राष्ट्रों से या अपने पड़ोसी राष्ट्रों से किस तरह की कार्रवाई करता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये जानते हैं राष्ट्रीय शक्ति क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, राष्ट्रीय शक्ति वह क्षमता जिसके माध्यम से एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है। ठीक है, कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है, राष्ट्रीय शक्ति किसी भी राष्ट्र की वो क्षमता है, वो ताकत है जिसके माध्यम से वो अपने राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का पूरा प्रयास करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय शक्ति के तत्व क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, राष्ट्रीय शक्ति के दो प्रकार के तत्व होते हैं, जिनमें से पहला तत्व है मूर्त तत्व। ठीक है, और दूसरा है अमूर्त तत्व। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं मूर्त तत्व में क्या क्या चीजें हैं और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, जैसा राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्व हैं ये दो प्रकार से हैं, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला है मूर्त तत्व और दूसरा है अमूर्त तत्व। मूर्त तत्व में भूगोल, औद्योगिक ढांचा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और जो है सैनिक शक्ति है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अमूर्त शक्ति या अमूर्त तत्व के बारे में बात करते हैं। तो अमूर्त तत्व में नेतृत्व है, कूटनीति है, विचारधारा है और उसके बाद में राष्ट्रीय मनोबल और लास्ट जो है वो सरकार है और उसके बाद जनमत है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मूर्त तत्व में जो भी एलिमेंट शामिल है या जो भी तत्व शामिल है उसका राष्ट्रीय हित में उसका क्या योगदान है, उसका क्या महत्वपूर्ण है। तो देखो, आज हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखो, राष्ट्रीय हित का जो मूल तत्व है उसमें पहला तत्व है भूगोल। ठीक है, अगर किसी भी देश का भूगोल की बात हम लोग करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं अवस्थिति। ठीक है, उस राष्ट्र की अवस्थिति क्या है, वो किस तरह की स्थितियों में बना हुआ है। दूसरी बात है उसकी भौगोलिक बनावट। ठीक है, वो राष्ट्र की भौगोलिक जो बनावट है वो कैसी है, किस प्रकार से है। जब हम इन तत्वों को ध्यान में रखेंगे या इन तत्वों को ध्यान देंगे तो हम पाते हैं किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी भौगोलिक बनावट जो होती है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जलवायु। ठीक है, किसी भी राष्ट्र का विस्तार की बात करते हैं। देखो, कोई भी राष्ट्र है उसकी क्या भौगोलिक सीमाएं हैं, उसकी विस्तार क्या है, उसके क्षेत्रफल क्या है, ये सब चीज का निर्धारण एक राष्ट्र को करना ही होता है। जब तक ये नहीं क्लियर होता है तब तक किसी भी राष्ट्र की मतलब कोई भी क्षमता या उसका निर्माण कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं जलवायु की। ठीक है, जैसा आप लोग जान रहे हैं, चाहे कृषि योग्य भूमि हो, ठीक है, या कृषि उत्पादन हो या अन्य किसी चीज के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई है तो वो है जलवायु। ठीक है, अगर किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का, किसी भी राज्य की जलवायु अच्छी नहीं है तो वहां पे कृषि योग्य जो भी फसलें उगाने का हम लोग प्रयास करेंगे उसको उगाने में थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जनसंख्या। यदि किसी राष्ट्र की जनसंख्या के बारे में बात की जाए तो कोई राष्ट्र जनसंख्या के आधार पे महान और मजबूत नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करते हैं उस राष्ट्र के जो नागरिक हैं, वो नागरिक कितने योग्य हैं, कितने प्रशिक्षित हैं, कितने कुशल हैं और कितने उपयोगी हैं। ठीक है, अगर उस राष्ट्र के नागरिक अच्छे नहीं हैं, उपयोगी नहीं है, कुशल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है तो उसमें या उस राष्ट्र में उनकी कोई भी भूमिका का महत्व नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन की। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो संसाधन अगर वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आर्थिक तत्व की। आज दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं और उनकी सेना मजबूत है या वो
कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है या नए नए इवेंट्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था के आधार पर ही डेवलप कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वो आज एक बड़ी शक्ति के रूप में या एक महाशक्ति के रूप में अपने आप को विश्व स्तर पे शामिल कर पाए हैं। तो इसमें पहले हम लोग बात करते हैं आर्थिक तत्व। किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, कोई भी राष्ट्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत ना हो। तो इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए आर्थिक तत्व में अगर किसी राष्ट्र को मजबूत होना है या अपने आप को सशक्त, सुदृढ़ या शक्तिशाली बनना है विश्व के अन्य देशों के सापेक्ष, तो उसमें सबसे पहले अपने सैन्य, संचार, सैन्य संभार, अर्थव्यवस्था पर आधारित जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, उन गतिविधियों, व्यवस्थाओं के आधार पे अपने कार्यों को अंजाम देना होगा। ठीक है। दूसरी बात हम लोग करते हैं परिवहन और संचार। आज दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, राज्य हो, वो तब तक सुदृढ़ और शक्तिशाली नहीं हो सकता जब तक उसकी परिवहन व्यवस्थाएं, आवागमन की व्यवस्थाएं अच्छी ना हो। जैसे सड़क, रेल मार्ग, पुल, इन सब का निर्माण अगर अच्छे से नहीं है तो उस राष्ट्र का विकास हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने हैं, इस तरह या जिस सिचुएशन को हम लोग देख रहे हैं, इस परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ की संचार व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हुई तो हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आज अगर हम सैनिक क्षेत्र में बात करें तो सैनिक क्षेत्र में कोई भी अगर महत्वपूर्ण चीजें हैं तो वो है संचार व्यवस्था। अगर आपको समय से कोई सूचना मिल गई तो आप उन गतिविधियों को, उन सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी सारी कार्यवाही को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। और अगर नहीं मिल पाई तो आप किसी भी तरह की कोई भी बचाव अपनी नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ सर?